तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक ऐसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ का रहस्य खोलते हैं जिसने हजारों सालों से, सच कहूं तो बड़े बड़े विद्वानों को भी हैरान किया है। नाम है इसका सूर्य सिद्धांत। और हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो समझिए सितारों तक पहुंचने का एक बहुत ही पुराना नक्शा है। इसका नाम ही काफी कुछ बता देता है ना। सूर्य सिद्धांत मतलब सूर्य का ग्रंथ। और ये ग्रंथ, अरे ये तो आकाश को समझने की एक पूरी की पूरी व्यवस्था हमारे सामने रख देता है। ग्रहों की चाल कैसी होगी, ग्रहण कब लगेगा, सब कुछ बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी के साथ। और यही सवाल है, यही सवाल हमें आज इस सफर पर ले जाएगा। मतलब क्या ये मुमकिन है कि कोई प्राचीन सभ्यता ब्रह्मांड को इतनी इतनी गहराई और सटीकता से समझ ले? चलिए पता लगाते हैं, मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। और देखिए, सूर्य सिद्धांत को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं देखना है, इसे एक बहुत ही जटिल पहेली की तरह समझिए। एक ऐसी पहेली जिसे हमें परत दर परत सुलझाना होगा। और हाँ, इस पहेली को सुलझाने का एक पहला नियम है, वो ये कि हमें इसे उसकी अपनी शर्तों पर समझना होगा। मतलब इसकी कैलकुलेशंस को समझने से भी पहले हमें उस ब्रह्मांड की तस्वीर को देखना होगा जो ये ग्रंथ हमारे सामने रखता है। तो अब हम उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सूर्य सिद्धांत हमारे सामने पेश करता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका नक्शा आज के नक्शे से तो भाई बहुत अलग है, लेकिन अपने आप में एकदम सटीक। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि सूर्य सिद्धांत का मॉडल भूकेंद्रित है। मतलब वो मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर मॉडल ही आज के हिसाब से गलत था तो फिर उनकी कैलकुलेशंस इतनी सही कैसे हो सकती हैं? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। उनका मकसद ब्रह्मांड की एक एक चीज का हूबहू चित्र बनाना था ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक, कह सकते हैं, एक फंक्शनल मैथमेटिकल मॉडल बनाया था। एक मिनट के लिए सोचिए, जब हम यहाँ पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? यही ना कि सब कुछ हमारे चारों ओर घूम रहा है। सूर्य सिद्धांत ने बस इसी ऑब्जर्वेशन को अपनी गणना का आधार बना लिया, और इसी वजह से भूकेंद्रित होने के बावजूद उनकी गणनाएं कमाल की सटीक थीं। चलिए अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं, और ये परत है समय की। इस ग्रंथ में समय का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिनों या सालों तक सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारी कल्पना से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इस बहुत बड़ी कॉस्मिक क्लॉक की जो बेसिक यूनिट है वो है युग। ये समय को मापने का एक पैमाना है जो कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों लाखों सालों तक फैला हुआ है। और जब तक हम इस युग को नहीं समझेंगे, हम उनकी कैलकुलेशंस के विशाल स्केल को भी नहीं समझ पाएंगे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 43,20,000 साल। ये एक महायुग में मानव वर्षों की संख्या है। सोचिए जरा, प्राचीन भारतीय खगोलविद कितने कितने बड़े टाइम स्केल पर सोच रहे थे। एक ऐसा पैमाना जहां सदियां तो बस पलक झपकने जैसी थी। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े ब्रह्मांड और इतने विशाल समय का हिसाब किताब रखने के लिए कोई मामूली औजार तो काम नहीं आने वाला था। उन्हें जरूरत थी एक असाधारण गणित की। और वो खास भाषा, वो गुप्त भाषा थी त्रिकोणमिति। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्री। उन्होंने आकाश में घूमते ग्रहों की चाल और उनकी पोजीशन के रहस्य को समझने के लिए ट्रायंगल्स और सर्कल्स के बीच के रिश्ते का इस्तेमाल किया। और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि उसे एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। उनकी सबसे बड़ी मैथमेटिकल डिस्कवरीज में से एक थी जिया। अब ये जिया क्या है? असल में ये आज के साइन फंक्शन का ही असली ओरिजिनल रूप है। एक ऐसा आइडिया जिसके बिना आज की मॉडर्न साइंस, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सुनिए, ये कोई अटकलें या अंदाजा नहीं है। जरा इस पन्ने को देखिए, ये उसी ग्रंथ का हिस्सा है। यहाँ साफ साफ लिखा है ज्या यानी साइन और कोटे ज्या यानी कोसाइन। ये प्राचीन और आधुनिक गणित के बीच एक सीधा, एक मजबूत कनेक्शन दिखाता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। ठीक है, हमने उनका मॉडल समझ लिया, उनका गणित भी देख लिया। अब असल सवाल कि प्रैक्टिस में ये सब कितना सटीक था, देखते हैं। हाँ, असली परीक्षा तो अब है। क्या ये भूकेंद्रित मॉडल और जा जैसी टेक्निक्स सच में काम करती थीं? क्या इनसे आसमान में होने वाली घटनाओं की, जैसे कि ग्रहण की, बिल्कुल सही भविष्यवाणी की जा सकती थी? चलिए
टेस्ट करते हैं। तो सूर्य सिद्धांत के हिसाब से एक नक्षत्र वर्ष यानी पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी तारे की सीध में आने में लगने वाला समय, उसकी लंबाई होती है 365.2563 दिन। अब जरा इस नंबर को आज के साइंटिफिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, वो वैल्यू जिसे आज हम अपनी एटॉमिक क्लॉक्स और सैटेलाइट्स की मदद से नापते हैं और सबसे सटीक मानते हैं। और आज का मॉडर्न वैल्यू है 365.256363 दिन। दोनों नंबरों को एक बार साथ में देखिए, ध्यान से देखिए। दशमलव के बाद 5 अंकों तक ये लगभग एक ही हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हजारों साल पहले की गई एक कैलकुलेशन और आज की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से की गई कैलकुलेशन में सिर्फ 2 मिनट से भी कम का फर्क। और बस यही वो सटीकता थी जिसने उन्हें सूर्य और चंद्र ग्रहणों की बिल्कुल सही भविष्यवाणी करने की ताकत दी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सूर्य सिद्धांत हमारे लिए क्या मायने रखता है? एक पुरानी किताब से बढ़कर इसकी विरासत क्या है, इसकी लेगेसी क्या है? देखिए, सूर्य सिद्धांत की विरासत बहुत बहुत गहरी है। ये उन शुरुआती ग्रंथों में से एक था जिसने साइन, कोसाइन जैसे आइडियाज का इस्तेमाल किया। इसने ग्रहों और तारों की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सटीक एल्गोरिदम्स दिए, जिससे ग्रहणों की भविष्यवाणी मुमकिन हुई। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। नहीं, ये ज्ञान अरब दुनिया से होता हुआ यूरोप तक पहुंचा और वहां के एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को इसने बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस किया। तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि ये ग्रंथ इंसान की बुद्धि और उसकी जिज्ञासा की एक शानदार मिसाल है। ये हमें दिखाता है कि ज्ञान की खोज वो किसी एक समय या किसी एक सभ्यता की जागीर नहीं होती। और बस यहीं पर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अगर सूर्य सिद्धांत जैसा ग्रंथ मौजूद है, तो इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने रहस्य दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ना?